नमस्कार, टॉप 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुख करेंगे खबरों का। यूनाइटेड कश्मीरी सिख प्रोग्रेसिव फोरम के अध्यक्ष बलदेव सिंह ने सिख समुदाय के लिए भी राजनीतिक आरक्षण की मांग की है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलदेव सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालिया आरक्षण का स्वागत करते हैं और साथ ही कश्मीरी सिख समुदाय के लिए आरक्षण की मांग भी करते हैं। उन्होंने सरकार से सिख समुदाय के लिए राजनीतिक आरक्षण पर विचार करने की अपील की है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है कश्मीरी सिखों के ऊपर, जो कश्मीरी सिख नॉन माइग्रेंट सिख हैं, जो यहाँ से माइग्रेंट नहीं हुए हैं, उनके ऊपर वो सोचें और जो उनका नुकसान हुआ है और उनके साथ बातचीत करके उनको ये जो रिजर्वेशन है वो मिलनी चाहिए। आज एक बार बहुत धक्का लगा है लोगों को, बड़ी आशा थी कि एक रिजर्वेशन मिलेगी हमें, क्योंकि जो हमारी और हम बिल्कुल ही अगर कश्मीर की बात करें तो हम लोग मिनॉरिटी में हैं। हमारी टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे 1.5 लाख से भी कम है। तो अगर हमारे लिए नहीं सोचा जा रहा है तो फिर हमारा जो यहाँ पे रहना है वो बेकार है। तो हम यही गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि जो उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, हम उसकी ये नहीं कहते कि उनको क्यों दिया, बहुत अच्छा किया है, उनको सीटें मिली हैं, रिजर्व मिली हैं, लेकिन जो कश्मीरी सिख यहाँ पे रह रहा है उसको इग्नोर किया गया। मैं पूरे अपने जितनी हमारी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां हैं मैं उनको बोलूंगा कि क्योंकि वोट के टाइम वो हमें सपोर्ट मांगते हैं, आज हमें उनकी सपोर्ट चाहिए। उनको सामने आके हमारे लिए बोलना चाहिए, चाहे वो चाहे अपने फारूक साहब हैं और अल्ताफ बुखारी साहब हैं, जितनी भी महबूबा जी हैं और अपने आजाद साहब हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सजालुन साहब हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां और जितनी हमारी सोशल हमारी जो भाईचारे के लोग हैं यहाँ पे, उनको भी सामने आके सिविल सोसाइटीज को भी सरदारों की इस हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, ताकि हम इधर एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं और हम चाहते हैं कि हम भी स्ट्रेंथन होके हमारे को भी एक सपोर्ट मिले। हमें हर बार इग्नोर किया जाता है, पहले पंजाबी जो है उसको इग्नोर किया गया, वो उस भाषा में नहीं रखी गई, और आज ये काम हुआ है दोबारा से जो है अपना जो रिजर्वेशन है जिसके ऊपर हमें पूरी उम्मीद थी कि वो मिलेगी, जबकि जो माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को जिस तरह उन्होंने दिए, हम चाहते हैं इसी तरह जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख हैं उसी तरह उस पे उनको दी जाए। तो मेरी यही गवर्नमेंट से अपील है कि हमें दोबारा से इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह आज ये कमीशन बना है, अब ये दोबारा कभी बने ना बने, लेकिन इसी कमीशन में अभी बिल पास नहीं हुए। बिल पास होने से पहले पार्लियामेंट चल रही है और इस पार्लियामेंट में ही वो अनाउंस करें और दोबारा से बिल पेश करें जिसमें 2 सीटें कम से कम हमें कश्मीर में चाहिए। ना हमारा कोई सुनता है आज तक। जब हमारा कोई नुमाइंदा होगा, नेचुरली हम लोग जो हैं हम उसको पकड़ेंगे, उसके पास जाएंगे, भाई हमारे काम करो। हम जिसके पास भी जाते हैं वो दौर करते हैं। ये नहीं हम इस हिंदुस्तान की शहरी नहीं है, हमारा हक नहीं है, हम यहाँ के सिटीजन नहीं है। क्यों ऐसे ट्रीट किया जाता है? क्यों हमें मित्रता सलूक, जो तलीमा वाला सलूक किया जाता है हर बार? हम ये चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं, भाई हमारी भी ग्रीवेंस है, हमारे भी मसाइल हैं, हमारे भी मसले हैं जो हम किसी के पास जाके डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई सरदार लिया होगा, लेकिन वो सेंटर के लिए है, किसी और गवर्नमेंट में सरदार होगा वहां के लिए है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर चाहिए, 2 चाहिए, जिसके पास जाके हम बोलें भाई हमें इस चीज एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है और मसले की प्रॉब्लम है। कब से हम चीखते चलाते आए भाई हमें मिनॉरिटी स्टेटस चाहिए, किसी ने आज तक गौर नहीं किया। हमारे मसाइल को ये रद्दी की टोकरी में डाल जाते हैं, जबकि अभी आप चेयरमैन साहब ने आपको बताया भी है कि हम पर्सनली भी इन लोगों से मिले हैं, हमने इनको मेमोरेंडम्स दिए हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि हर बार छोटी सी मिनॉरिटी जो है 7.5 लाख के करीब है, इसको हर बार धकेलते जाओ। और खासकर अगर कश्मीर की बात करें तो जितना कोई फिरका और यहाँ पे इस 2-4 हुआ है इस टर्माइल के दौरान, सबसे ज्यादा सिख हुआ है, क्योंकि हमारी जो आबादी है बिल्कुल सीमित है। इसमें भी हमारा पूरा योगदान रहा है। हमारे साथ चिट्ठी सिंहपुर हुआ, पोस्ट टीडी हुआ, महजूर नगर हुआ, 23 दारों को यहाँ पे रास्ते पुलिस वालों को मारा गया है। तो क्या हमने शहादत नहीं दी है? यहाँ पे हमने खून नहीं दिया कश्मीर के लिए? जब हम खून देने के लिए सबसे पहले होते हैं, बाकी चीजों में सरदार को सबसे पहले बुलाया जाता है, तो जब ये बारी आती है हमारी देने लेने की बारी आती है, तब हमको इग्नोर किया जाता है। तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि एक बार नजरसानी करके इस चीज को दोबारा देख लें।
एनआईटी श्रीनगर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया। इस मौके पर एनआईटी श्रीनगर के निदेशक प्रोफेसर सुधाकर यादला, संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों ने मीडिया से बात की और 3 वर्षों के दौरान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 साल में उच्च शिक्षा और कौशल विकास पर फोकस किया गया है। उन्होंने नई शिक्षा नीति की सराहना की। NIT Srinagar has started the implementation of multiple entry and multiple exit system at undergraduation as well as post-graduation levels. We are among the first institutions in implementing this in the entire country, the multiple entry and multiple exit system in undergraduation program. In a move to give flexibility and academic mobility to the students, NIT Srinagar has started the system of Academic Bank of Credits called ABC in National Academic Depository System, and the students from 2022 batch are being registered on this system of ABC. Their IDs have been generated and certificates of BTech pass out students from the batch of 2018-2019 have been uploaded on NAD as part of ABC. NIT Srinagar hosts regular industry institution interactions, and experts from industry are also invited for delivering extension lectures at the institute, that is NIT Srinagar. From the coming academic year, we are implementing the system, a new system of 1 or 2 credits courses alongside the conventional 3 credit courses as well. This provides a student with wider learning opportunities and also the flexibility to use industry experts as teachers. That is another flexibility component of NEP that we have tried to implement. In another important change to the curriculum structure, NIT Srinagar has decided to adopt the concept of digital learning, wherein the students are allowed to take or opt the online courses like Swayam, MOOCs, NPTEL, etc., amounting to a maximum of 10 credits in the entire program of their BTech. चलिए आगे बढ़ेंगे और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जम्मू कश्मीर ने त्राल में मादक पदार्थ विरोधी रैली का आयोजन किया। रैली को एडीसी त्राल साजिद नकाश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एडीसी त्राल ने मीडिया को बताया कि प्रशासन ने नशीली दवाओं के खतरे को नियंत्रित करने का वादा किया है और इसी सिलसिले में इस तरह की रैलियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने जनता से नशा विरोधी अभियान में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। बहुत कंसर्टेड एफर्ट्स हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाहे ये हिंदुस्तान स्काउट्स हैं, चाहे कोई और एनजीओ हैं, चाहे कोई भी जो भी मनीषियात के ज़रिए उसका खात्मा करने के लिए कोई भी इक़दाम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, इसका हम सराहना करते हैं और गवर्नमेंट इनके साथ है और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें। और इन चीज़ों से ही पता चलता है कि लोगों को पता चलता है कि कुछ हो रहा है और इनके ज़रिए से एक बाज़ाब्ता तौर एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है लोगों को कि नहीं, वी हैव टू से यस टू लाइफ एंड नो टू ड्रग्स। लॉ कमीशन द्वारा समान नागरिक संहिता पर सुझाव स्वीकार करने का आज अंतिम दिन है। अब तक 80 लाख से अधिक प्रतिक्रियाएं कमीशन को यूसीसी पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक आदिवासियों की प्रथाओं और रीति रिवाजों को नहीं छुआ जाएगा। यूसीसी का पूरा जोर लैंगिक समानता और महिलाओं को उनका हक मुहैया कराना है। कॉमन सिविल कोड के मामले में लोगों से मांगे जाने वाले सुझाव को लेकर आज लॉ कमीशन का आखिरी दिन है। हालांकि जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिली है, उस जानकारी के मुताबिक लगभग 80 लाख से ज्यादा सुझाव लॉ कमीशन को मिले हैं। हालांकि लॉ कमीशन के सूत्रों के मुताबिक आदिवासियों के अधिकारों को फिलहाल लॉ कमीशन की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत उनको पहले ही छूट दी जा चुकी है। वहीं लॉ कमीशन के सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट में लिव इन रिलेशनशिप का जिक्र नहीं किया जाएगा, क्योंकि विवाह के लिए समानांतर कानून नहीं हो सकता है और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर उसको शामिल किया जाएगा तो आने वाले दिनों में कानूनी असमानताएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि इस पूरे कमीशन की रिपोर्ट में लैंगिक समानता और साथ ही साथ महिलाओं के अधिकारों को पूरा
जोर दिया जाएगा। हालांकि लॉ कमीशन के सूत्रों के मुताबिक यह भी बताया गया है कि विवाह के लिए कानूनी रजिस्ट्रेशन में आधार अनिवार्य भी किया जा सकता है। इन तमाम रिपोर्ट के तहत कहीं ना कहीं लॉ कमीशन की तरफ से उठाया गया ये बड़ा कदम है, लेकिन लॉ कमीशन के सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी है कि इस यूसीसी की रिपोर्ट को लेकर जो भ्रामक जानकारी बाहर फैलाई जा रही है, लॉ कमीशन इससे बहुत ज्यादा चिंतित है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लॉ कमीशन को जो अभी तक सुझाव मिले हैं वो लगभग 80 लाख से भी ज्यादा सुझाव हैं। इस पूरे मामले में अब देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे प्रकरण को लेकर लॉ कमीशन इसको कानूनी अमली जामा पहनाएगा तो फिलहाल क्या कुछ सामने निकल कर आएगा। लेकिन लॉ कमीशन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है और देखना बेहद अहम है कि जब संसद में इसको कानून के तौर पर रखा जाएगा तो विरोध कहां तक जाता है। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे और खबर पाकिस्तान से है, जहां की इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ड्रग रैकेट और सेक्स वीडियो मामले में खुलासा हुआ है। मामले का असल आरोपी मंत्री चौधरी तारिक बशीर चीमा का बेटा बताया जा रहा है, जो यूनिवर्सिटी की लड़कियों को ड्रग्स देकर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया करता था। यूनिवर्सिटी के सुरक्षा प्रमुख मेजर इजाज शाह को भी कथित तौर पर इस स्कैंडल में शामिल बताया जाता है। पुलिस जांच में यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों से लगभग 5500 सेक्स वीडियोज बरामद हुए थे। बिलावल भुट्टो से अपील कर रही हूँ कि ये शहीद बेनजीर की यूनिवर्सिटी है। सही। यहाँ पे लड़कियों, अगर मैं यहाँ पे आज ना बचती तो शायद मेरा भी ऐसे ही पंखे के ऊपर लाश होता और बोला जाता परवीन रिंत ने खुदकुशी की। क्या ये हरासमेंट का जो है एक गुरु है? जी हाँ। अच्छा, जैसे अभी आप सामने तो आए हैं, ठीक है, मीडिया के, ऐसी काफी लड़कियां होंगी जो अभी तक हरासमेंट हो रही हैं। और अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको सप्लियां लगाई जाती हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको मारा जाता है, हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं जो लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। लेकिन जब भी हमें कॉल आती है, बेटा कैसे हो, अम्मी बोलती है बेटा कैसे हो, अम्मी ठीक है, हम ठीक नहीं होते। यहाँ पे हमें ऐसे टॉर्चर कर करके फिर मार दिया जाता है और बोलते हैं फलानी स्टूडेंट ने आज खुदकुशी की। ये खुदकुशी नहीं होती, ये मारते मिलके सब मारते। आपके बेटे का ताल्लुक जो है वो बहावलपुर स्कैंडल से जुड़ा जाता है, इस पे आप क्या कहते हैं? देखो प्लीज फॉर गॉड से कौन जोड़ रहा है? मीडिया जोड़ रहा है। मीडिया जोड़ रहा है। आप मीडिया हर कोई काम करता है जो नहीं करना चाहिए। आप अपना वर्जन देते हैं? मैं नहीं वर्जन देता वो फजूल चीजों। वहीं पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। उसने ड्रोन द्वारा ड्रग तस्करी की बात को कबूला है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार ने मलिक मोहम्मद अहमद खान ने यह कबूल किया है कि पाकिस्तान से ड्रोन के द्वारा भारत में ड्रग्स भेजी जा रही है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार से बात करते हुए अहमद खान ने इस बात को कबूल किया है। उन्होंने माना है कि भारत के पंजाब में ड्रोन के जरिए ड्रग्स की तस्करी पाकिस्तान कर रहा है। क्या वजह? ये रेंजर्स एरिया है और इसमें कुछ बॉर्डर रेगुलेशन की वजह से कोई सेंसिटिविटी वो कहते हैं कि है। अभी रिसेंटली एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसपे 10-10 केजी हीरोइन बांध के ड्रोन्स के ऊपर उसको फेंक रहे हैं बाहर। लगी हुई एजेंसीज रोकने के लिए। फिर इसलिए शायद उन्होंने मोबाइल फोन जो है उसकी सर्विस इसलिए बंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि सर जब इनको कोई ऐसी इंटेलिजेंस मिलती है तो ये शट ऑफ कर देते हैं, तो इसके बाद फिर तकलीफ रहती है। और खबरें जारी हैं, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। Sixteen channels, 15. बूंदी के लखौरी कस्बे की सुभाष नगर कॉलोनी में अज्ञात आरोपियों ने महिला पर वार कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। जयपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बस्सी के उप जिला अस्पताल से चोरी हुए बच्चे को किया बरामद। आरोपी महिला अभी भी फरार, पुलिस करे तलाश। उदयपुर में सरकारी दवाओं के काले कारोबार का खुलासा। शिप्रा सिटी स्कैन सेंटर में मिली भारी मात्रा में दवाइयां, 500 से ज्यादा वायल जब्त।
श्री गंगानगर के बिंजौर के पास से गुजर रही घग्गर नदी क्षेत्र में बने बंध के टूटने की आशंका की सूचना पर विधायक संतोष बावरी मौके पर पहुंची, साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। झालावाड़ की बकानी थाना पुलिस की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने थाने पर धरना दिया और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस ट्रक ने महिला को टक्कर मारी थी उस ट्रक को पुलिस ने छोड़ दिया। जालोर के आहोर कस्बे में विधानसभा स्तरीय नहीं रहेगा सहेगा राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कस्बे के मुख्य मार्गों से कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला गया। चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद शिमला के कोटगढ़ में कई गांव में जोशीमठ जैसे हालात बन गए हैं। कोटगढ़ में कई घरों में दरारें आ गई हैं। कोटगढ़ के कनार गांव में कई मकानों को खतरा मंडरा रहा है। उषा बैराटा का मकान भी खाली किया गया है। डर के मारे रात को लोग सो नहीं पा रहे हैं। पेयजल का भी संकट गहरा गया है। कई लोगों के पास राशन भी खत्म हो चुका है। राशन लाने के लिए सड़क भी नहीं बची है। कई किलोमीटर दूर से राशन लाना पड़ रहा है। इस वक्त हम शिमला जिले का जो सेब बाहुल इलाका है कोटगढ़, उसके तहत एक गांव आता है कन्हार, वहां पर हम खड़े हैं और इस जिस घर में हम खड़े हैं वो अब घर नहीं रह गया है। अब ये जो है किस तरह से तस्वीरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, ये पूरा घर खाली कर दिया गया है। और जो आपदा आई है, देखिए जीवन भर की पूंजी अब धीरे धीरे मलबे में तब्दील होती जा रही है। ये बताया गया कि इस घर को पूरी तरह से अब खाली कर दिया गया है। और 10 जुलाई को जब भारी बारिश हुई थी तो पहली बार यहाँ पर जो दरारें पड़ना शुरू हो गई थी, ये जानकारी दी गई। कुछ लोग यहाँ पर हैं, परिवार के भी लोग हैं, कोशिश करेंगे उनसे हम समझने की, बात करने की। ना कोई ज्यादा सवाल है, ना किसी के पास ज्यादा जवाब है, फिर भी कोशिश करते हैं कि इनकी आवाज जो है सत्ता तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। सर आपका क्या नाम है? मुझे लगता है कि शायद ये मेरा नाम बोल नहीं पाएंगे अभी। मेरा नाम दिनेश सिंह कैंथला है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। पड़ोस में इनके। ये घर श्री अमरचंद बरोटा जी का घर था, जो कि HRTC से एक लगभग 24 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुए। किन्नौर से वो रिटायर हुए हैं। किन्नौर में उन्होंने काफी नौकरी की और उसकी रिटायरमेंट के बाद ही उन्होंने ये यहाँ पर मकान बनाया था। ये उनकी धर्मपत्नी है, ये रिश्ते में मेरी मासी लगती है। 10 तारीख की बात है जब पहला फ्लड जो है 10 तारीख को आया और उस टाइम से ही इनकी ये जमीन बैठनी शुरू हो गई थी। क्रैक्स अपीयर हो गए थे मकान में और 20 तारीख के बाद दोबारा से जो फ्लड आया उसके तहत ये घर जो है बिल्कुल ही रहने के काबिल नहीं रहा और इन्होंने फिर मेरी बिल्डिंग में इन्होंने शिफ्ट किया हुआ है और अभी ये मेरी बिल्डिंग में रह रहे हैं। अच्छा, वहीं पर रह रहे हैं। क्या इस घर के अलावा अब कोई है और ठिकाना कहीं इन्होंने कोशिश की है कुछ बनाने की? और ना केवल घर को नुकसान हुआ है और आसपास भी क्या बगीचे, बाग बगीचे को भी नुकसान हुआ है? बाग बगीचे को तो नुकसान हुआ ही है, घर को भी हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर अपनी एक दुधारू पशु गाय एक पाल रखी थी, जिसकी वजह से जो है ये इधर उधर अब शिफ्ट करने में असमर्थ है। क्योंकि गाय को अगर ये बेचना भी चाहें, रोड्स चारों तरफ से बंद है, ना कोई खरीदार आएगा, ना ये उसको बेच पाएंगे। इसलिए अभी मजबूरन में इनको यहीं रहना पड़ रहा है। मतलब इसको थोड़ा कोशिश कर रहे हैं इसको डिसमेंटल करने की और इसको देख रहे हैं कि भी इसको किस प्रकार से अगर इसको कुछ स्टेबल किया जाए स्ट्रक्चर। तो अब कितने हेल्पलेस है आप देख ही सकते हो। ये हम तो क्या इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं इनको एज ए नेबर। बाकी तो क्या बोल सकते हैं, आपके सामने ही है, आपने तो देख ही लिया है, यहाँ पे विजिट करा है आपने। और इनके हस्बैंड कहाँ हैं? हस्बैंड इनके नारकंडा गए हुए हैं आज। हाँ जी, किसी काम से उनको नारकंडा जाना पड़ा। उनका बेटा भी आया हुआ था और दोनों नारकंडे गए हैं किसी काम से। और हम देख रहे थे कि जब हम आए यहाँ से पैदल आए, बहुत जगह स्लाइड हुआ है, बहुत
बहुत नुकसान हुआ है। डिजास्टर ही हुआ है नेचुरल क्लेमिटी से। तो बादल फटा, ये था फ्लैश, हाँ क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड था एक तरह से। हाँ जी। और अब तो आना जाना भी मुश्किल है, लोग बोल रहे हैं कि अब तो कनेक्टिविटी सारी टूटी हुई है दोनों साइड से। इवन हम भी हेल्पलेस है, हम तो इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं इनको इंसानियत के नाते। लोग मुझे बता रहे थे अब तो राशन तक की नौबत आ गई, राशन तक नहीं ला पा रहे। हाँ जी, यही है। तो राशन है आज के ज़माने में, लाइक हर इंसान दवाइयों पे भी बुजुर्ग डिपेंड है, तो उसके लिए भी हमें आगे आगे बोलना पड़ रहा है कि हमारे घर में खुद बुजुर्ग हैं तो दवाइयाँ वगैरह पहुँचाएं थोड़ा इस तरह से। बाकी आपके सामने ही है जो है, ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन मेरा पेशा इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम भावुक हों। हमारा जो काम है वो वास्तविक स्थिति को जनता और सरकार के सामने लाना, और ये तस्वीरें थोड़ा सा और हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर तबाही किस तरह से हुई है। घर के साथ और घर के पीछे देखिए, अभी जो कुदरत ने जो जख्म दिए हैं उसके निशान यहाँ पर किस तरह से नजर आ रहे हैं। और ये भी मुझे बताया गया कि आसपास कुछ और भी ऐसे घर हैं जिनको नुकसान हुआ है, बाग बगीचों को नुकसान हुआ है, और फौरी राहत इन तक पहुंची है, ऐसी जानकारी निकल कर आई है। पहुंची है सर? पहुंची है जी। जलठी में हमारे पास का ये गांव है, जलठी गांव, वहां पर भी एक इसी मकान कंप्लीटली ढह चुका है। वो ब्रिजलाल जी हैं उनका नाम, और उनका मकान कंप्लीटली डैमेज हो चुका है। तो बहुत सारी जगह से इस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही है, और अब उम्मीद यही की जा रही है कि जितनी जल्दी जो मदद है सरकार की तरफ से वो इन तक पहुंचे, और किसी ना किसी तरह से जो जीवन की जो गाड़ी है वो पटरी पर लौटे। लेकिन जो जख्म मिले हैं, जो तबाही हुई है, उसकी भरपाई होने में बहुत समय लगेगा। कोटगढ़ से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। किन्नौर जिले के नाथपा गांव में वीरवार शाम फिर से पहाड़ी दरकने की तस्वीरें सामने आई है। हालांकि पहाड़ी का एक बड़ा भाग टूटकर गांव के साथ लगते नाले में जा गिरा, लेकिन ग्रामीणों में अब दहशत का माहौल पैदा हो गया है। 4 दिन पहले भी पहाड़ी दरकने का मामला सामने आया था। अब फिर से पहाड़ी दरकने से 4 मकान खतरे की जद में आ गए हैं। लोगों को आशंका है कि यदि फिर से भूस्खलन हुआ तो क्षेत्र में भारी तबाही हो सकती है। खतरे की स्थिति को देखते हुए प्रधान ग्राम पंचायत नाथपा ने नाले के साथ लगने वाले सभी घरों को खाली करा दिया है। कुल्लू में 3 दशकों के बाद भारी बारिश से जगह जगह पर तबाही हुई है। ऐसे में व्यास और पार्वती नदी के किनारे जगह जगह पर सैकड़ों मकानों, जमीनों और नेशनल हाईवे 4 लेन और सड़कों के साथ साथ जल शक्ति विभाग की विभिन्न परियोजनाओं को भारी नुकसान हुआ है। सरकार को अब तक 800 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। व्यास पार्वती नदी के किनारे कुछ मीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन पर कानून बनाकर रोक लगाने की मांग की जा रही है। सोचा भी नहीं था जहाँ पर पानी भर जाएगा, या थोड़ा सा भी डिप्रेस्ड एरिया था या ड्राई नाला था, उन सब में पानी आ गया बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा हमें भी देखना कि हम नाले के कितने नज़दीक जा रहे हैं, ये हमें भी देखना है। और आपको याद होगा जब 90s में फ्लड आया था, उस वक्त गवर्नमेंट ने बड़ा सर्वे भी किया था कि नदी के आसपास कितने घर हैं, क्या है। पर उसके बाद वो उसको कितना सिरे चढ़ा पाए, कितनी कंस्ट्रक्शन को वो रोक पाए, वो देखने वाली बात है। जब हम रिवर बेड की बात करते हैं तो रिवर बेड का हाईएस्ट फ्लड लेवल होता है, वो पता होता है, वो विभाग के पास है डाटा। अब जो विभाग को जो करना है या एडमिनिस्ट्रेशन को या सरकार की भी बात करें तो मेरी नज़र में तो ऐसा है कि आप एक रूल बनाएंगे कि दरिया के दोनों तरफ, दोनों बैंक्स के कितने मीटर तक कंस्ट्रक्शन को आप रोक सकते हैं। पर यह भी मतलब नहीं है कि आप 100 मीटर का कर दें। 100 मीटर कर देंगे तो एरिया ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए आप रखिए 5 मीटर रखिए, 20 मीटर रखिए, वहाँ इंक्रोचमेंट है तो वो हटाएं। लेकिन यदि वहाँ पर किसी की मलकियत है और उसके पास और कोई भूमि नहीं, वो जाएगा कहाँ? तो वैसे में सरकार का दायित्व बनता है कि वो उसे कहीं और, उसको कहीं और वो ठिकाना दे, कोई और लैंड उसको बदले में दे, ऑल्टरनेट दे, तबादला कर ले, ताकि वो आराम से वहाँ पर रहे। तो जो आज हम इतना खर्चा अब हम मांग रहे हैं कि इतना खर्चा हो गया, अब सेंटर से बात हो रही है, सरकार का भी इतना खर्चा हो गया, तो ये शायद उतना ना हो अगर हम थोड़ा पहले से जागरूक रहें।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।